एक 1985 से पहले पैदा हुआ है या 1987 से 2003 के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको प्रोसीजरल अनफेयरनेस पर बाहर नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मेटिव प्लेन पर है या नहीं है। सिब्बल ने कहा लेकिन वह माता पिता के डॉक्यूमेंट कैसे पेश करेगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें इलस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि देखिए हमें यह देखना होगा कि एक्ट और उससे जुड़े कानूनों की नॉर्मेटिव स्कीम में उन्होंने जो नोटिस दिया है वह अल्ट्रा वायरस है या नहीं। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी स्कूल में अपॉइंटेड टीचर इस अधिकार को तय करने के लिए बीएलओ नहीं हो सकता और इसलिए असल में यह गलत है। डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आरपी एक्ट होता है, अनसाउंड माइंड का फैसला कोर्ट से होता है। रजिस्ट्रेशन उम्र आधार है, इसके उलट कोई भी बड़ा रिवीजन अल्ट्रा वायरस होगा, ये कपिल सिब्बल की तरफ से समीर जी कहा गया। मतलब कुल मिलाकर कि किसी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होगा या नहीं होगा ये तय करने का अधिकार और इतनी उसके पास ना तो पावर है ना इतनी समझ है जो बीएलओ होता है, और किसी को भी वो कैसे कर देगा कैसे तय कर लेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से वहां पर तय हो रहा है तो बीएलओ और यहां पर हालांकि एक इसमें जो सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी कि वो बीएलओ के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं है। ये जरूर है कि वो ले जा रहा है, प्राइमरीली लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहा है और वो दे रहा है, लेकिन क्या बीएलओ ही यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या इस समय के एसआईआर में है वो क्या बीएलओ के लेवल पर ही है कि क्या बीएलओ किसका नाम दे रहा है और किसका नाम नहीं दे रहा है। यहां पर तो ये जो साजिश की बात की जा रही है ये तो बड़े पैमाने पर कही जा रही है। अब इसमें बीएलओ का रोल कितना है ये जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात जो सिब्बल की दलील है कि बीएलओ ये नहीं तय कर सकता कि कौन मतदाता सूची में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। हाँ नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि बीएलओ ये अकेला तय नहीं कर सकता कौन रहेगा नहीं करेगा, लेकिन समीर जी जो ये एसआईआर का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो एसआईआर के नोटिफिकेशन में पूरी शक्तियां थी वो बीएलओ को दे दी गई थी। वही यही तो है कि अब उसको कैसे कर सकता है, आप उसको कैसे दे सकते हैं, यही कपिल सिब्बल जो है बात रखते हैं कि भाई आप इसको उसको नहीं दे सकते क्योंकि वो एक स्कूल का टीचर है, वो कैसे तय करेगा कि भाई कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिस्ट दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकता है। सिब्बल ने कहा पासपोर्ट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखा पाएगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस से जुड़े मामले हैं जो एक तरह से गलत हैं। सिब्बल ने कहा कि मान लेते हैं कि ये सही भी है लेकिन बीएलओ क्या करेगा, वह कहेगा कि वह नागरिक नहीं है। क्या वह ऐसा कर सकता है? इससे वह इस देश के सभी फायदों से बाहर हो जाएगा। स्कूल में टीचर को बीएलए बनाकर यह अधिकार नागरिकता पर विचार करने का देना एक खतरनाक बात है और एक्ट की स्कीम के खिलाफ कोई भी बड़ा बदलाव गलत होगा। 21 जुलाई 2025 के एक एफिडेविट का कपिल सिब्बल जो है वो अब जिक्र करते हैं अदालत के सामने। जी बिल्कुल, तो उसका जिक्र करते हैं और ये दूसरे बीएलओस के लिए भी वो कितना अधिकार है नहीं उनको दे दिया गया है, लेकिन बीएलओ कैसे करेगा? कोई अपने डॉक्यूमेंट उनको नहीं दे रहा है, बीएलओ के पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। बीएलओ जिनके पास जाएगा और जो व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं वो सारी की सारी अब दिखाई भी पड़ रही हैं कि बीएलओ लोगों के पास जा रहे हैं 4-4 बार 5-5 बार उनको जाना पड़ रहा है। कोई अपने घर पर नहीं है, कोई बाहर गया है, कोई ड्यूटी पर गया है, तो बीएलओ अब 10 बार उनके पास जाएंगे और नहीं जाएंगे तो उसमें उनकी गलती होगी, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और यही दबाव है जो दिखाई पड़ रहा है कि किस स्तर तक ये दबाव बढ़ रहा है बीएलओस पर। और उसी पर चुनाव आयोग है कि वो 1 महीने के भीतर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेना चाहता है। हाँ बिल्कुल, 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करना चाहता है और बीएलओ के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डालना चाहता है जी। और समीर जी इसलिए बिहार के चुनाव में जो चीजें आई वो यही आई कि बीएलओ को किस तरीके से पकड़ा जा रहा था चुनाव वाले दिन जिस दिन पोलिंग हो रहा था और जनता है उसे बीएलओ को कह रही थी कि तुमने नाम काट दिया है। हाँ वही तो। और चूंकि चुनाव आयोग ने जो कहा जो अपनी उसकी विज्ञप्तियां वगैरह सब जारी हुई उसमें भी ये था कि भाई बीएलओ जो वो सब कर सकता है। तो ये जो आया तो उसका ये देखा गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग का इस मामले में कोई अलग नजरिया नहीं हो सकता जी। ऐसे फैसले हैं जो कहते हैं कि 2016 के नियमों के तहत वोटर लिस्ट बनाने का काम सरकार के अधीन है। इस मामले में चुनाव आयोग की कोई राय नहीं है और कई वजहों से यह प्रोसेस गैर संवैधानिक है, तो सबूत देने का अधिकार खत्म हो जाता है जी। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वो जांच कर सकता है, तो इस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जांच नहीं कर सकता क्योंकि सबूत देने का अधिकार खत्म हो जाता है जी। बिल्कुल, तो यहां पर ये लगातार बहस चल रही है और अभी कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं एसआईआर के खिलाफ कि क्यों इसको ये गलत है और ये प्रक्रिया भी इसकी गलत है और दूसरे इसकी संवैधानिकता पर भी बहस हो रही है और इसको लेकर अपनी दलीलें बार बार दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है।
लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई हो रही है। इसके पहले कई बार हियरिंग हो चुकी है, कल भी इस पर सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ने दलीलें दी थी। आज फिर वही वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उनके साथ में यहाँ प्रशांत भूषण भी हैं, जो SIR के खिलाफ जिन लोगों ने पिटीशंस दायर की हैं उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं। और कल राकेश द्विवेदी पेश हुए थे, वरिष्ठ वकील चुनाव आयोग की तरफ से। आज भी राकेश द्विवेदी ही हैं अमलेंदु जी? हाँ, आज भी राकेश द्विवेदी ही हैं। आज भी राकेश द्विवेदी को ही बहस। तो आज वो क्या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कि आज वो कोर्ट रूम में है? अभी ये मालूम नहीं पड़ पा रहा है समीर जी कि वो ऑनलाइन है कि कोर्ट रूम में है। कल तो उन्होंने परमिशन ली थी कोर्ट से, कल तो उन्होंने कोर्ट से दिन में वो थे वहां पर, लेकिन उसके बाद जब SIR पर शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन दी जाए क्योंकि मैं आने में असमर्थ हूं सुप्रीम कोर्ट रूम में। हाँ, बिल्कुल ये कल हुआ था, लेकिन आज जो है अभी चूंकि ये अपना बात रख रहे हैं तो वो अभी उपस्थित हो भी या ना भी हो, चूंकि सवाल पूछे जाएंगे, उनका नंबर आएगा जी। और इस पे जो है अभी आगे बातचीत चल रही है और अभी कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं और CJI भी उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल बताते हैं कि ये जो भी नियम है ये सब विदेशी एक्ट जैसे हैं, जहां ये साबित करने का बोझ व्यक्ति पर होता है कि विदेशी नहीं है। तो CJI ने कहा कि अगर पिता का नाम नहीं है तो हम सिर्फ तर्क के आधार पर विचार कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि माता पिता में से किसी एक का नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको जरूरत नहीं है, अगर वह नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा जी। ये CJI की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हालांकि आप बता चुके हैं कि स्कूल में किसी शिक्षक को यह अधिकार, यानी जो BLO है, ज्यादातर BLO स्कूल में शिक्षक हैं और दूसरे सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। तो ये उनको ये अधिकार आप दे रहे हैं कि वो नागरिकता पर विचार करें, यानी BLO को जो ये अधिकार दिया गया है, तो ये एक खतरनाक प्रस्ताव है जो कि इस SIR में उसमें किया गया है और वो उनको ये तय करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि नागरिकता को लेकर ये बार बार ये सवाल उठा है और ये भी तय करना है कि ये इसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। इसीलिए संवैधानिकता को इसकी चुनौती दी गई है कि SIR के प्रस्ताव में जो तमाम चीजें हैं, दरअसल वो चुनाव आयोग को अधिकार ही नहीं है कि वो सारी चीजें वो काम वो करे, बिल्कुल उसका काम करें। लेकिन CJI ने कहा कि यह सब मानते हुए यह अधिकार बंद होना या पूरी तरह से खत्म होना नहीं होगा। मतलब CJI ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि सर उसका वोटर लिस्ट में उसके पिता का नाम नहीं है, 2003 की उसका नहीं है, तो उसका नाम कट जाएगा, लेकिन इससे उसके अधिकार खत्म नहीं हो जाएंगे। ये उनका कहना है कि जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि साहब नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्या क्या होगा, उस पर उनका कहना है कि इससे ये पूरी तरह से अधिकार बंद होना या पूरी तरह से खत्म होना नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि उन्हें घर में जाकर देखना होगा, यह जमीन पर हो रही समस्या है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भारत में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कानूनी तौर पर भारत में, उसे तो वोट देने का अधिकार है ना। हाँ। ये कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, कि जो भारत में रह रहा है उसको तो ये वोट देने का अधिकार है और यही वोट देने का अधिकार इस SIR के जरिए वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में बिहार में जब SIR हुआ है तो उसमें लोगों को मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से बाहर किया भी गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, दलीलें हैं जो लगातार एक के बाद एक पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उनको ये कितने कन्विंस हो रहे हैं ये भी देखने की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो कि SIR खाली केवल यही नहीं है कि ये SIR इसके जरिए क्या कुछ हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के जरिए नागरिकता भी तय करने का अधिकार मिला हुआ है SIR को, और यानी चुनाव आयोग को। और वो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने का अधिकार किस पर सौंप रहा है? वो जो BLO वहां पर ड्यूटी में लगे हुए हैं। या सीधे सीधे यही मतलब है इसका अमलेंदु जी? हाँ, बिल्कुल सीधे सीधे यही मतलब है कि उसी को अधिकार दिया जा रहा है। तो सिब्बल ने ये कहा कि भाई जिसका पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, नाम उसके पास नहीं है, पासपोर्ट उसके लिए वही बात है, उनके पास नहीं होगा जी। फिर मार्टिकुलेशन उनके पास नहीं होगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। आजादी से पहले के हालात आजादी के बाद के हालात में भी लागू होते हैं। यही वह डोमेन है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जाता है जी। और फिर एक वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये ERO है जो वेरीफाई करता है, BLO वेरीफाई नहीं करता है। सिब्बल ने कहा कि नहीं, ये BLO है जो इसे वेरीफाई करने के लिए भेजता है।
सिंघवी भी आ गए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी अब आ गए हैं। जी हाँ, हाँ जी, अभिषेक सिंघवी भी आ गए हैं, वो भी अब अपनी बात रखेंगे, अपना सबमिशन अब शुरू होगा कपिल सिब्बल के साथ साथ। अब अभिषेक अब वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 324 यानी जो 327 तक जो है पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का, फिर वो आगे अपनी और बात बता रहे हैं कि ये चीजें क्या होंगी। और इसमें जो टिप्पणी है जज वहां पर चीफ जस्टिस की, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ वो कह रहे हैं अमलेंदु जी इस पर? हाँ बिल्कुल, चीफ जस्टिस की भी जो टिप्पणियां वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखा जाए समझिए तो चीफ जस्टिस जो है वो जो है थोड़ा सा मतलब चुनाव आयोग को बचाने की तो जो हाँ मतलब वो चुनाव आयोग की दलीलों से, उसके तर्कों से, उसके नियमों से थोड़ा कन्विंस्ड दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा उससे कन्विंस दिख रहे हैं। और जस्टिस सूर्यकांत का जो कहना था, वो कहना ये था उनका साफ तौर पे जस्टिस सूर्यकांत का कि भाई जो अगर आपके मान लीजिए पिता का नाम नहीं है लिस्ट में नहीं है और आपने भी उस पर काम नहीं किया तो शायद आप मौका चूक गए। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है और अगर वह नहीं है तो आपका नाम कट जाएगा। जी, ये उनका साफ तौर पे वो वही बात की 2003 की जो मतदाता सूची है इसकी बात का। 2003 की मतदाता सूची अपने आप में कितनी ज्यादा सही है बहुत सारी जगहों पर, वहां पर कि उस समय एक और नई चीज इसमें सामने आई है अमलेंदु जी, और वो जिसके जो चर्चा हो रही है कि इस अभी जो 12 राज्यों में SIR की घोषणा की गई है जहां पर हो रहे हैं, वहां बीच में ही नियम कुछ बदल दिए गए हैं कि जो उस कॉलम में बूथ नंबर और बूथ का नाम भी लिखा रहता था तो नाम हटा दिया गया, केवल अब बूथ का नंबर रख दिया गया है। बिल्कुल, वो भी बदल दिया गया है। और जैसे पश्चिम बंगाल में एक नियम बदल दिया गया कि जो BLA होता था वो BLA उसी मतलब जो बूथ है उसका रहने वाला होना चाहिए, लेकिन वहां इसको बदल दिया गया। वहां बदल दिया गया कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ये आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है नियम बदला गया है बंगाल में, वरना ऐसा केरल में बदला गया है। जी हाँ, बंगाल में बदला गया है, बंगाल में भी जी हाँ बदला गया है। और इस पर जो है सिंघवी का ये कहना है कि ये आम बात है कि वे जो फॉर्म ऑफ पूछताछ कर रहे हैं वे एक्ट में नहीं है और कोशिश 324 के तहत पावर का पता लगाने की है। संसदीय कानून मुझे मना नहीं करता जी, ये सिंघवी कह रहे हैं कि मतलब संसदीय कानून जो है वो मुझे मतदाता मानने से इनकार नहीं करता है, जो कि ये BLO के जरिए मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। जी, तो ये कि वहां पर किस तरीके से नाम कटवाने को लेकर BLO के अधिकारों की भी बात हो रही है कि BLO को आप इस तरह का अधिकार नहीं दे सकते हैं जो कि इस SIR की प्रक्रिया में दिया गया है। और अब वो ये नहीं तय कर सकता है कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है, क्योंकि अगर यहां से नाम आप काट देते हैं, एक तरीके से उसकी नागरिकता खत्म कर देते हैं, तो उसको जो मिलने वाली तमाम सुविधाएं हैं वंचित वर्ग को जो मिलती हैं वो फिर सारी चीजें उसको कहां से मिल जाएंगी। यानी ये इतना आसान नहीं होता है। ये बात लगातार कई बार आ चुकी है, हम लोग भी जिक्र कर चुके हैं कि यहां नाम शामिल करना जितनी जटिल प्रक्रिया है उतनी ही जटिल प्रक्रिया नाम को हटाना भी है। इतनी आसानी से आप उससे ज्यादा जटिल है। इतनी आसानी से आप किसी के नाम को हटा नहीं सकते हैं या मतदाता सूची जी आप किसी नाम को हटा नहीं सकते। और आपको नाम अगर हटाना होगा तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया कि जो लाल बाबू हुसैन मामला है 3 जजों की खंडपीठ का सर्वसम्मत फैसला है उसमें कि जो नाम हटाने के लिए कह रहा है उसको साबित करना है कि जिस व्यक्ति का नाम शामिल हो गया है वो विदेशी है या वो उसके लायक नहीं है। तो ये सबूत उसको रखने हैं और जिसका भी नाम कटेगा उस पर उसकी आपत्ति ली जाएगी, उसको नोटिस दिया जाएगा। यहाँ तो आपने 65 लाख नाम काट दिए और किसी को कोई नोटिस नहीं है, पता ही नहीं चला कि उनका नाम कट रहा है। प्रक्रिया यह है कि आपका नाम काटा जा रहा है, आपत्ति जताई जा रही है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको पहले बताया जाएगा, फिर आप उसका जवाब देंगे। जवाब देने के बाद जब वो संतुष्ट नहीं होंगे फिर आपको बताकर नाम काटा जाएगा। यह प्रक्रिया होती है। लेकिन यहां पर नाम काट दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला। और 1-2 नहीं 65 लाख नाम काट दिए गए, यानी 7.5 करोड़ जहां मतदाता हैं वहां आपने 65 लाख लोगों के नाम एक झटके में काट दिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रक्रिया है SIR की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर सवाल उठेंगे ही, कोई वजह नहीं बताई। और यही नहीं, चुनाव आयोग खुद जो कह रहा था कि क्यों SIR कराने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि विदेशी लोग बहुत सारे मतदाता बन गए हैं। अपने ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अपने ही विभाग पर, इसी संवैधानिक संस्था पर, कि यहां पर हमारे पहले वाले जो चुनाव आयोग पर मुख्य चुनाव आयुक्त या बाकी जितने लोग रहे हैं उन लोगों ने विदेशी नागरिकों को वोटर बना दिया है, इसलिए यह कराना पड़ रहा है। लेकिन कितने विदेशियों को आपने निकाला? एक भी नाम नहीं सामने आया, पूछने पर भी नहीं बताया गया।
हाँ बिल्कुल, पूछने पर भी नहीं बताया गया और आज तक नहीं बताया गया। आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि भाई कितने इसमें विदेशी नागरिक हैं। और खासतौर से बिहार में भाई आपने जो एसआईआर लागू किया था तो आपका तर्क यही था कि इसमें विदेशी जो है उनको जो है वो छांटे जाने हैं, घुसपैठी जो आ गए हैं उनको छांटा जाना है। और शुद्ध मतदाता सूची, हाँ जी, शब्द इस्तेमाल किया कि शुद्ध मतदाता सूची। तो भाई शुद्ध मतदाता सूची कहाँ है? कितना शुद्ध किया आपने इसको किया कि तमाम अशुद्धियां हैं उसमें। जब 0 नंबर पे बने हुए हैं, डैश मकान नंबर पे बने हुए हैं, मालूम पड़ता है कि डॉगी बाबू जो है उनका भी बन गया है। हाँ। इस तरह की चीजें जब सब आई सामने तो ये कैसी शुद्ध मतदाता सूची है? तो आज हम लोग सुबह अभी जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी की महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्रों का वहां पर वोटर आईडी बना दी गई और वो वहां केवल पढ़ने आए थे, उसके बाद वहां से चले गए पढ़कर। उसके बाद चले गए, वो वहां कहीं रहते, कभी उसमें रहते भी नहीं थे, कभी रहते भी नहीं थे वहां पर, कभी वहां रहते भी नहीं थे। और कभी उन्होंने वहां इस तरीके से मतलब इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कि मतलब कभी वहां उस पे कोचिंग सेंटर में रहे हो जी, और बरसों से वहां है भी नहीं। और ये भी है उसमें कि बहुत से तो उसमें कोचिंग में थे भी नहीं, एडमिशन भी उनका वहां नहीं था, लेकिन उनका जो था वो दिखा दिया गया। तो ये तो एक तरीके से ही है कि रैंडमली आपने कहीं से आप नाम ले आए और उन सबको आपने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर दिया और उसमें अपने हिसाब से भर दिया, मकान नंबर हो चाहे जो कुछ भी हो। और ये सारी शिकायतें एसआईआर जब हो रहा था बिहार में तब लगातार आ रही थी और वीडियोज आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई यूं ही खबर छप रही है, बाकायदा उसके। और यह भी था कि उस एसआईआर को करवाने में मददगार कौन लोग हो रहे थे, सीधे सीधे बीजेपी के नेता, और वो कैमरे पर बोल भी रहे हैं। और पदाधिकारी, केवल नेता ही नहीं, वो पदाधिकारी हैं। ऐसे लोगों के जरिए एसआईआर करवाई गई। 65 लाख लोगों के नाम एक झटके में हटा दिए गए और किसी को कोई सूचना भी नहीं दी गई। अब पूछने पर भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर जिनके नाम आपने हटाए हैं ये हैं कौन लोग और जिनके जोड़े हैं वो कौन लोग हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। बार कहता है कि जो आपने नाम जोड़े हैं वो सूची भी दीजिए, जो आपने नाम काटे हैं वो सूची भी दीजिए। तो वो सूची आज तक नहीं दी गई है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत जो है सीजीआई हैं, उन्होंने कल कहा था कि बिहार में हमारे मतलब जो न्यायिक सहायक थे वो काम कर रहे थे, उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं आया कि उसका नाम काट दिया गया। अरे नाम तो तब आता ना काटने के लिए उसे मालूम पड़ता, और यही बात तो कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरा नाम कट गया? मैं तो जब पोलिंग बूथ पे आऊंगा तब मालूम पता लगेगा, उसके पहले तो पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई सूचना तो दी गई नहीं गई है किसी को। आपने मतलब जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है उसमें आपने नहीं दी है, आप उसमें सर्च नहीं कर सकते हैं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? बिल्कुल। तो यहां पर तमाम दिक्कतें हैं और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके से जो इसके नियम बनाए गए हैं वो आपत्तिजनक है, संवैधानिक नहीं है। दूसरे, अब बिहार में जिस तरह से इसका प्रयोग भी कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके जो परिणाम आए हुए हैं वो भी संदिग्ध है। ऐसे हालात में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को क्यों किया जाए, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिस पर सुनवाई हो रही है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया घोषित कर दी, वहां भी चल रहा है। और यह तो बहुत जानलेवा साबित हो रहा है उन बीएलओस के लिए जिनको इस काम में लगाया गया है, ड्यूटी में लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ड्यूटी लगाया गया। और जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर है इसमें चुनावों का कंडक्ट है, तो फिर आर्टिकल को आगे आने वाले आर्टिकल और जो पावर है उसके साथ तालमेल बिठाकर पढ़ना होगा। मेरी बात याद रखें, आने वाले आर्टिकल यानी 327 के साथ, क्योंकि यह 324 के बाद आता है और यूनियन की लिस्ट की एंट्री 72 और स्टेट लिस्ट की एंट्री 37 के तहत लेजिस्लेटर को दी गई पावर है। चुनावों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के ऑर्डर पास करने की आड़ में कमीशन पूरी तरह से लेजिस्लेटिव एक्टिविटी को अपने ऊपर नहीं ले सकता, जो संविधान की स्कीम के तहत सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिजर्व है। किसी भी स्टैंडर्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि कमीशन संविधान की स्कीम के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में तीसरा चैंबर है। सिर्फ संविधान का हिस्सा होने से उसे लेजिस्लेटर द्वारा बनाए गए कानून के रेफरेंस के बिना अपनी मर्जी से कानून बनाने की पूरी और एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल, यह बात समीर जी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। बिल्कुल, कानून संसद बनाएगी, आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं लेकिन आप कानून बना नहीं सकते। तो यह भी एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो यह कानून बना नहीं सकता। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि आर्टिकल
324 में लोग चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी गई हैं, चुनाव आयोग के अधिकार, उनके दायित्वों का जिक्र किया गया है, लेकिन आर्टिकल 327 में यह भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र में जो विधानसभा के चुनाव से संबंधित जो कुछ कानून बनाना होगा वो शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही बात है, यहां तो कानून बनाने की शक्ति तो जनता की चुनी हुई संस्थाओं को ही दिया जाएगा। किसी एक सरकार के जरिए या किसी व्यवस्था के जरिए मनोनीत सदस्यों को नहीं दी जा सकती है। और संवैधानिक संस्थाओं में निश्चित तौर पर जहां कानून बन रहा है राज्यों के लिए और देश के लिए, वो फिर विधानसभाएं हैं और संसद है। और आर्टिकल 327 में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि चुनाव संबंधित कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है। उसके पहले 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि कोई नियम या कानून बनाना होगा तो वो चुनाव आयोग नहीं बनाएगा, वो पार्लियामेंट में बनेगा। और पार्लियामेंट में यही इसीलिए व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट में कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, वहां बहुमत की सरकार बनाती है। बहुमत नहीं रहेगा या उसमें बहुमत भी है और कोई ऐसा नियम या कानून बन रहा है जिसको बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। तो पार्लियामेंट में को ये सारी शक्तियां इसीलिए दी गई हैं। या फिर आप विजय सिंह कहते हैं कि भाई जून 2025 में ये जो फॉर्म लाया गया रोपा रूल्स, तो ये रोपा रूल्स में कहाँ है ये फॉर्म? हाँ, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट एक्ट जो है, मतलब लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, उसमें ये फॉर्म कहाँ है जो आप इम्यूनरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं? हाँ। सिंघवी ने कहा कि उस फॉर्म में 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। क्या ऐसा कोई फॉर्म कहीं है, किसी नियम में है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या ये कानून है? सिर्फ पार्लियामेंट के डेलीगेटेड रूल्स के तहत ही किया जा सकता है। आपने उस फॉर्म से एक नया नियम बनाया और उसमें बताए गए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फॉर्म भरे। कोई पार्लियामेंट्री कानून नियम इसकी इजाजत कहां देता है? मुझे फोटो के वेरिफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, यह तय करने के लिए वेरिफिकेशन है कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा पहलू है, एक्ट और रूल्स की स्कीम में एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज की बात कही गई थी, ना कि एक साथ पूरी एक्सरसाइज की। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से समीर जी अभी कहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पूरी की पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो नियम चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से बना दिए हैं, उसके खिलाफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह अधिकार कतई उसको है ही नहीं। नियम वहां पर छोटा से लेकर बड़ा नियम भी अगर कुछ भी बनाना होगा, परिवर्तन करना होगा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो वो पार्लियामेंट में ही होगा। उसको चुनाव आयोग को कितना भी न्यू इलेक्शन कमीशन हो, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं ज्ञानेश कुमार, इस न्यू इलेक्शन कमीशन को भी ये पावर नहीं दी जाती है कि जो काम संसद को करना है चुनाव से संबंधित, उसको चुनाव आयोग करे। और यही बात बता रहे हैं। इसीलिए एसआईआर को चुनौती दी गई है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का ही उल्लंघन करता है, सुपरसीड कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन सारी शक्तियों को खुद लेना चाहते हैं जो शक्तियां पार्लियामेंट के लिए निर्धारित की गई हैं संविधान में। बिल्कुल समीर जी यही कहना है। और सिंघवी पूछ रहे हैं कि भाई इससे पहले तो ये चुनाव मतलब भारत में कभी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत आपके पास शक्तियां कहाँ हैं? कौन सी आपके पास शक्ति है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कि आप जो है ये वेरीफाई करेंगे, या आप नागरिकता तय करेंगे, या आप नाम काटेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे मास आधार पर? ये आपको कहाँ, ये नियम आपने कैसे बना लिए? ये नियम बनाने की शक्ति आपके पास कैसे है? ये कपिल सिंपल सवाल पूछ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, ये सवाल कि आपने वहां माफ किया अभिषेक मनु सिंघवी कि आप ये नियम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी नियम अगर बनाना है चुनाव से संबंधित, चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित, तो यह नियम केवल और केवल पार्लियामेंट में ही बन सकता है। संविधान के आर्टिकल 327 में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव से संबंधित, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, उन सारे चुनाव से संबंधित कोई भी नियम जो होगा वो कहां बनेगा? वो बनेगा पार्लियामेंट में। और जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये भी पार्लियामेंट में बना हुआ है, जिसके आधार पर चुनाव के तमाम नियम बनाए गए हैं। तो अगर कोई नियम आपने बनाया है तो आप कैसे बना सकते हैं? यही तो बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर आगे कहा कि भाई ये मान लेना कि भारत पर हमला करने वाले लोगों की भीड़ है। हाँ। जो कि बेशक एक मनगढ़ंत कहानी है। उसके लिए एक प्रोसेस है, ये बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ही प्रॉब्लम है।
सिंघवी ने कहा कि अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास बड़े पैमाने पर पावर है तो पूरे भारत में होनी चाहिए सर जी, 12 राज्यों में ही क्यों होगी। हाँ। ये कब उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये आपके पास कैसे है, और ये समस्या जो है ये व्यापक समस्या है, और ये मान लेना कि साहब बड़ी भारी संख्या में घुसपैठिए घुसाए हैं, तो ये ठीक नहीं है इस तरीके से, चूंकि एक प्रोसेस है। और दूसरे ये घुसपैठिए घुस आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी कि अगर घुसपैठिए घुस आए हैं, पूरे देश की ये समस्या है निश्चित तौर पर, तो इसमें आप SIR आप करवाइए उसकी प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया आप नहीं तय करेंगे। हाँ। उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 327 कहता है कि पार्लियामेंट तय करेगा, वो कोई नियम ऐसा बनाएगा, भले ही यही SIR वो बनाए, लेकिन ये नियम चुनाव आयोग नहीं बनाएगा। संवैधानिक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको उन चीजों को उससे संबंधित काम करने को कहा गया है, उससे संबंधित कानून बनाने को नहीं कहा गया है। कानून बनाने का काम केवल और केवल होगा वो पार्लियामेंट में ही होगा। अब ऐसा नहीं कि जो तमाम संस्थाएं हैं, वित्त आयोग कहे कि वित्त से संबंधित कानून हम बनाने लगेंगे, वो संवैधानिक संस्था है, वो केवल उनको देखने का काम उनका है, उनको सुचारू रूप से। बिल्कुल समीर, अभी नया इनकम टैक्स अधिनियम आया तो हाँ, इनकम टैक्स विभाग पार्लियामेंट कर लिया ना, बिल्कुल, और पार्लियामेंट से पारित हुआ। ये थोड़ी हुआ कि उसको वित्त आयोग में बना दिया जाता है, बना दिया कि वित्त आयोग कह देगा कि साहब ठीक है, 12 लाख तक की जो है वो माफ की जाती है, 50 लाख तक जो माफ की जाती है इनकम टैक्स, ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, संसद पास करेगी, संसद से पास हुआ वो कानून, तो जो भी आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा हुई तो वो संसद में हुई। तो ये जो संसद का काम है वो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कैसे ले सकता है? बिल्कुल। और यह भी कि भाई अब जो कानून बनाने की ताकत ही केवल और केवल पार्लियामेंट को और विधानसभाओं को दी गई है, इसके अलावा और कोई संस्था इसको नहीं बना सकती है। तो जो और सबके अपने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके दायित्व हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जिसको रखा है, बहुत एक्सप्लेन किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाँ बिल्कुल, सिंघवी ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि ये अधिकार क्षेत्र की कमी है और ये शान का भ्रम है कि मतलब हम सुपीरियर हैं। हाँ। ये एक तरह से कहा जाए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वही वो न्यू इलेक्शन कमीशन। जी हाँ। इस पर CBI ने कहा कि आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के पास यह काम करने का अधिकार कभी नहीं होगा, यह कोई रूटीन रोजाना का अपडेट नहीं है, और अगर कोई प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है तो चुनाव आयोग उसे अपनाएगा। सिंघवी ने कहा कि SIR एक सीमित चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बाइलेटरल तरीके से रोल में बदलाव है, इसमें बड़े पैमाने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको याद होगा समीर जी कि असम में पहले हुआ था एक बार जी, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उपचुनाव था, उसके लिए हुआ था। तो ये पूरे एक साथ नहीं हो सकता जी। तो ये उन्होंने कहा, और सिंघवी ने कहा फिर संविधान की जो 324 से लेकर 327 तक जो मतलब धाराएं हैं, 327 के तहत उनका कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है यानी रोपा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून, ये कानून है। आप कानून से बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग साहब जो है वो नए भले ही हो मुख्य चुनाव आयुक्त साहब, हालांकि उनकी नियुक्ति पर भी अभी तलवार लटकी हुई है जी हाँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून के अंतर्गत आपको काम करना है। बिल्कुल यही कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की पहले कभी नहीं हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत ये सारी चीजें, और आप मास लेवल पर इसकी अनुमति दे रहे हैं। आखिर ये पावर कहां से मिल गई आपको, ये सवाल वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का मामला है, ये जनप्रतिनिधित्व कानून का मामला है। कानून में संशोधन करना, बदलाव करना, वो ताकत आपको कहां से मिल गई, किसने दे दी? ये क्या पार्लियामेंट ने ये ताकत आपको दे दी? और जब तक पार्लियामेंट ये ताकत नहीं देगी तब तक आपके पास ये ताकत नहीं आएगी, ये पावर नहीं आएगी, आप कितना भी न्यू इलेक्शन कमीशन बनते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये और निकाला है, और इसको लगातार इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उदाहरणों के जरिए, और उस पर हालांकि टिप्पणी भी आ रही है चीफ जस्टिस की, लेकिन उसका भी जवाब बहुत ही जो संविधान की जो बारीकियां हैं उसके तहत वो अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं उसको। जी बिल्कुल, बहुत तरीके से रख रहे हैं, और अब वो 324 और 327 जो है वो उसको पढ़ के सुना रहे हैं कि भाई 327 और 324 जो है वो धाराएं
क्या क्या है उसको पढ़ के बता रहे हैं, ताकि माननीय जो जज साहब हैं उनको स्पष्ट हो जाए कि 324 और 327 के तहत चुनाव आयोग के पास क्या शक्तियां हैं। बिल्कुल, तो धारा 300 मतलब आर्टिकल 327 के तहत जो उनको मिली हुई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई भी नियम या कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट में है। 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है संविधान में, और फिर 327 में उसके बाद बताया गया है कि ये सारे काम वो करेगा, चुनाव आयोग की शक्तियां, उसके अधिकार, ये सारी चीजें। लेकिन ये अगले आर्टिकल में 2 आर्टिकल के बाद बताया गया है कि वो कानून नियम नहीं बनाएगा, नियम और कानून बनाने का काम वो संसद को है। और बहुत एक कह लीजिए कि जनरल अवेयरनेस की बात है अमलेंदु जी, कि कानून कैसे बदल दे रहा है चुनाव आयोग, कानून कैसे बना दे रहा है, यह सोचने वाली बात है। और अगर आर्टिकल 327 का देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 को संदर्भित करता है, जो संसद को राज्य और राष्ट्रीय विधानसभाओं के चुनाव के संचालन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो चुनाव से संबंधित जो कानून होगा वो बनाएगा केवल संसद में, उसको बनाया जाएगा, चुनाव आयोग नहीं बनाएगा। कोई भी कानून बनाने की ताकत इसीलिए दी गई है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग वहां पर बैठे होते हैं, किसी के नियुक्त किए हुए, किसी परीक्षा को पास किए हुए लोग नहीं बैठते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं अमलेंदु जी, उसके विजुअल्स भी हम लोग देख रहे हैं कोर्ट रूम से, वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस समय ये देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये देखा जा सकता है। और अभिषेक मनु सिंघवी जो है इस समय वो अपने तर्क रख रहे हैं और वो पढ़ के बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या मतलब किस तरीके से हो सकता है। और सिंघवी जो है फिर उन्होंने ये पढ़ा, इसके बाद फिर सिंघवी जो है वो बता रहे हैं कि मतलब 2 रेडिकल है मामला, और वो बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि भाई ये 2 खास बातें, कि एक तो ये कि ये राज्य के हिसाब से है सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में, दूसरा किसी भी चुनाव क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए किसी भी तरह का कोई अलग चुनाव नहीं होगा। आप 21 के तहत बनाए गए फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं ताकि अलग से चुनाव हो सके। इसके लिए इसके साथ लगभग साफ साफ यह कहा गया है कि एसआईआर को पहले यह कहना है कि हमारे पास एक पुरानी लिस्ट है, लेकिन कोई पुरानी लिस्ट इनके पास नहीं है जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप कोर्ट रूम में आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है इस समय। अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं कि क्यों एसआईआर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। जो पावर चुनाव आयोग को नहीं है, कैसे उसने उस पावर को एंटरटेन किया, अपने आप उसने पावर ले ली, नियम बना दिया और उसके बाद एग्जीक्यूट भी कर दिया। सारी की सारी पावर, यानी विधायिका से लेकर और कार्यपालिका तक की पावर अपने पास ले ली। अब न्यायपालिका की बची हुई थी, लेकिन न्यायपालिका को भी आंखें दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी चुनाव आयोग ने अमलेंदु जी। बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी और हलफनामा देकर कहा कि अधिकार क्षेत्र आप इसमें दखल मत दीजिए, हम सब कुछ भी कर सकते हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि अधिकार क्षेत्र साफ साफ तय होता है। इसमें कहा गया है कि बिहार के सभी लोग घमंडी हैं, टेम्परेरी हैं। जब तक मैं कंफर्म नहीं कर देता कि आप लिस्ट में, आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कंफर्म करें, अगर नहीं करते हैं तो गुड बाय। यानी कि जब तक चुनाव आयोग कहेगा कि आप लिस्ट में हैं तब तक आप हैं, और जब चुनाव आयोग कह देगा कि आप लिस्ट में नहीं है तो गुड बाय, टाटा, हो गया काम, आप नहीं रहे अब लिस्ट में। तो ये किस तरीके से आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी है। जी बिल्कुल। तो और ये लगातार इस पर अभी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं कि एसआईआर क्यों उसका विरोध किया जा रहा है, क्यों उसको असंवैधानिक बताया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 327 के तहत जो काम, जो शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को चुनाव से संबंधित नियम कानून बनाने की, उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग, जो वो नहीं कर सकता है कहीं से भी। और इसीलिए इसको असंवैधानिक बताया जा रहा है कि यह संविधान के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है, ये बताया जा रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं इसी बात को वहाँ रख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है सारी शक्तियों का अपहरण कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए,
यही कहना ज़्यादा सही होगा कि आप सारी शक्तियों का अपहरण कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई, सिंघवी कह रहे हैं कि मैं 11 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता की जांच करूंगा, जी, जो खुद नियमों या कानून का कोई रूप नहीं है। हाँ। मतलब वो 11 जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी कानून में नहीं है, किसी नियम में नहीं है। बिल्कुल। तो जिस पावर पर उन्होंने भरोसा किया वह 324 है, और मतलब अनुच्छेद का 324, और 324 को 327 में बने कानून ने हरा दिया, मतलब उसने हटा दिया है। तो ये है, तो आप किस तरीके से इसको कर रहे हैं, ये कपिल सिब्बल समझा रहे हैं। जी, अभिषेक मनु सिंह जी। और ये भी, जी हाँ, उसके पहले जो कि कपिल सिब्बल ही दलीलें पेश कर रहे थे, तो बार नाम में कई बार ये हो जाता है। तो अभिषेक मनु सिंह भी इस समय अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से SIR संविधान विरोधी है, कैसे वो संविधान के अनुच्छेद 327 का उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया है जो शक्तियां संविधान ने संसद को दी हैं, पार्लियामेंट को दी हैं। वो शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने वो शक्तियां अपने आप ले ली हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एक कहा जाएगा कि ये अपराध की श्रेणी में आएगा अमलेंदु जी। बिल्कुल आएगा। ये मामला इस पर CGI ने पूछा कि इस हिसाब से तो हमें ये मानना होगा कि संवैधानिक शक्ति कानूनी तरीकों से सीमित है। जी। सिंघवी ने कहा कि 327 का पूरा मकसद संसद को रोल्स की नाइट्रिटी पर अधिकार देना था। यानी ये रोल्स का जो अधिकार है ये संसद को था, और इसीलिए 327 बनाया गया ताकि ये संसद के पास रहे, चुनाव आयोग के पास नहीं रहे। बिल्कुल। चुनाव आयोग इसका हरण नहीं कर सकता, इसका मतलब अपहरण जो है वो नहीं कर सकता चुनाव आयोग। बिल्कुल सीधे कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कि ये अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, और ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे जो उन्होंने 327 आर्टिकल 327 का जिक्र किया है, और चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का ये मामला है, SIR कराना, कैसे चुनाव होंगे, किस तरह से मतदाता सूची बनेगी, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसी का पार्ट है, और उस पार्ट में किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है। लेकिन चुनाव आयोग ने उस अधिकार को खुद ही उसको एक तरीके से उसका अपहरण कर लिया है, उस अधिकार को अपने आप ही ले लिया, किसी को पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को ये रहा होगा कि हम कुछ भी कर लेते हैं, इस देश में संविधान और कानून की जानकारी शायद लोगों को नहीं है। या उनको यह विश्वास रहा हो कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप नहीं, विश्वास रहा होगा कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जब तक लोग समझेंगे और जब तक अदालत का कोई फैसला आएगा तब तक जो काम करना है तो फिर वो काम किया जाता है। बिहार में कर ही लिया उन्होंने। तो इस पर CGI ने पूछा कि अगर 327 कानून बनाने की शक्ति 324 के दायरे को कम या सीमित कर सकती है, सिंघवी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, संसद हमारे अधिकारों की कस्टोडियन है। तो संसद ने शक्तियां जब छीन ली है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी अगर कोई संशोधन कर दिया जाए तो फिर चुनाव आयोग उसी के तहत काम करेगा। चुनाव आयोग नहीं बनाएगा कि नहीं ये गलत हो रहा है। चुनाव आयोग तो उसमें जाकर उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्शन करना होगा तो वहां पर ऑब्जेक्शन करने वाले केवल और केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होंगे, उसमें चुनाव आयोग जाकर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो शक्तियां कानून बनाने की ये सिर्फ मिली है संविधान के तहत पार्लियामेंट को, और किसी को नहीं मिली हुई है चुनाव से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो। बिल्कुल समीर जी। और जब भी देखिए कोई सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचता है जी, तो सुप्रीम कोर्ट संसद से नहीं कहता है कि भाई आप ये कानून पास कीजिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कह नहीं सकते क्योंकि शक्तियां बची हुई हैं। सरकार को कहते हैं कि आप ये कानून बनाइए, लेकर आएगी, सरकार का कानून गिर भी सकता है। लेकिन आप संसद को नहीं कह सकते कि भाई आप कानून बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहता संसद से अब कानून बनाइए। हम लोग देख सकते हैं अमलेंदु जी कि अभिषेक मनु सिंघवी की इन दलीलों के बाद जो बेंच है वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत तगड़े जो है चीजें वो रख दी हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कि किस तरीके से 327 वो पलट के देखा जा रहा है। 327 क्या कह रही है, बिल्कुल उन्होंने बताया भी है, लेकिन जजेस उसको देख भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है 327 में। एकदम चूंकि बहुत बारीकी चीजें हैं, हालांकि ये तो बहुत कॉमन चीज है, कॉमन सी बात है जो अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था। अगर ये बात सही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव कर दिया गया है, जो SIR में जो किया जा रहा है ये उसका हिस्सा है, तो अब उसी पर ये
ये बहस हो रही कि क्या इसमें क्या सीधे तौर पर जो 327 का हवाला दिया जा रहा है, क्या बिल्कुल उसको सुपरसीड कर दिया गया है, उसका वायलेशन किया गया है। तो आपस में ये विचार विमर्श कर रहे हैं। और राकेश द्विवेदी, अमलेंदु जी शायद आज भी ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे, पता लग रहा है कि वो ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। दिल्ली का प्रदूषण वास्तव में बहुत ज्यादा है और अभी भी 400 के करीब, 350 के करीब दिल्ली और एनसीआर में AQI है जो यहाँ पर, और उससे बहुत सारे लोग बीमार हैं। कल तो जस्टिस CJI सूर्यकांत ने भी कहा, बिल्कुल कहा, वो भी बीमार हो गए, टहलने गए थे, वो भी बीमार हो गए थे। देखिए समीर जी की अभिषेक मनु सिंघवी भी अपने अन्य अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, दोनों जजेस भी कर रहे हैं। और जो अनुच्छेद 327 उसकी जो मुख्य प्रावधान है समीर जी, वो भी अपने दर्शकों को बताते चले कि कानून बनाने की शक्ति, ये 327 जो अनुच्छेद है, ये संसद को शक्ति देता है कि वह समय समय पर कानून बनाकर संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों से जुड़े सभी पहलुओं को विनियमित कर सके। बहुत स्पष्ट है दायरा। इस शक्ति में मतदाता सूचियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सीमा तय करना और सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। इसीलिए जब परिसीमन आयोग बना समीर जी, तो वो सांसदों का बना, चुनाव आयोग का नहीं था परिसीमन आयोग। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, परिसीमन चुनाव आयोग ने नहीं किया है ना। यह है इसके साथ शर्त है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से चुनाव से संबंधित भाग 15 के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 327 वह संवैधानिक आधार है जिसके तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 जैसे विस्तृत चुनाव कानून बनाए गए हैं जो भारत में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करते हैं। बिल्कुल, ये आर्टिकल 327 की मूल बातें हैं जिसका हवाला दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और उसको लेकर अब लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं दोनों जजेस। और यहां अभिषेक मनु सिंघवी भी अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, वकील साथियों के साथ उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब आगे लगता फिर से शायद जब वो जजेस अपना कंसल्टेशन कर लेंगे, फिर अभिषेक मनु सिंघवी उसके बाद फिर अपनी बात रखेंगे। अभी शायद पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, कुछ उन्होंने भी अभी गला सूख गया होगा उनका, वो भी अपने बातचीत करते हुए तैयारी करके लाए होंगे। और अभी तक ये चल रहा है। ये हम लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में, जो कोर्ट रूम में जो कुछ हो रहा है। आप एक तरफ उसमें देख सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं। कोर्ट नंबर 1 है, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1, और उसमें चीफ जस्टिस देख रहे हैं, हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं, संविधान की पुस्तक होगी या फिर कोई एक्सप्लेनर होगा, और उसके बगल में वहां पर बैठे हुए हैं पीठ के दूसरे जज और बहुत सारे वकील चूंकि यहां पर बैठे हुए हैं। कई इसमें इस जो पिटिशनर्स की ओर से है और कुछ जो पिटिशनर्स के साथ में है, बहुत सारे लोग वहां पर इस पूरी प्रोसीडिंग को सुनने और देखने के लिए भी बैठे रहते हैं, पत्रकार भी होते हैं वहां पर। तो ये एक कोर्ट रूम की ये तस्वीरें हैं जो लाइव आप देख रहे हैं इस बीच में स्क्रीन पर। और इस समय वहां पर SIR को लेकर बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। और गर्मा गर्म बहस ये कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने बहुत ही तमाम जो एक बारीकियां हैं संविधान की, उनके तहत बता दिया है कि यह असंवैधानिक है, पूरी तरीके से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है SIR, जिसको चुनाव आयोग ने बनाया है। अगर अमीर जी यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर हो रहा है, अगर यह फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में आता है कि उसे SIR कराने का अधिकार है जी, इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्तियों को सीमित करेगा फिर। जी हाँ, और फिर एक नया संघर्ष जो है वो शुरू हो जाएगा, संवैधानिक जो है टकराव शुरू हो जाएगा संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। जी बिल्कुल, भी कई बार ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद की शक्तियों को सीमित करने का अधिकार नहीं है। कानून संसद से बनकर आएगा, जब वो कानून बन जाएगा उसके बाद आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। और अभी जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया समीर जी, उसमें भी ये बात आई कि जब तक वो प्रक्रिया चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट उसकी रिवीजन तभी करेगा जब वो कानून बन जाएगा। तो कानून बन जाएगा, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उस कानून मतलब उस कानून के तहत कोई दूसरी संवैधानिक संस्था जो कानून बनाने लग जाए वो नहीं हो सकता। तो
तो ये एक बड़ा संवैधानिक टकराव बन के संवैधानिक टकराव होगा अमलेंदु जी, लेकिन दिलचस्प टकराव होगा। आप ये देखिए कि अभी तक ये होता था कि संविधान का, पार्लियामेंट के कानून को जब चुनौती दी जाती थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस पर उसको इनवैलिड कर दिया जाता था। यहां सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो संविधान में जो पार्लियामेंट को जो ताकत दी गई है उसी को मिनिमाइज कर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो एक अजीबोगरीब सा केस होगा, एक अजीबोगरीब सा केस है समीर जी। और आपको याद होगा कि इस समय सोमनाथ चटर्जी जो थे वो लोकसभा स्पीकर थे, और उस समय बहुत तनातनी का माहौल जो था सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच हो गया था, और कहा था कि हम जवाब नहीं देंगे इसका सुप्रीम कोर्ट का, आप हमसे ऊपर नहीं है। अरे 70 और 80 के दशक में अमलेंदु जी ढेरों केस इस तरह के रहे जिसमें पार्लियामेंट कानून बना रही है, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है, फिर पार्लियामेंट उसको बना रही है। आप तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेजियम का मसला उसको भी, हाँ एनजेएनसी लाया गया जी, हाँ उसमें भी यही है, सुप्रीम खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जी। लेकिन कानून बन रहा है, हाँ। तो आप उसको रोक नहीं सकते, उस समय आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकते कि आप इस तरीके का कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा पारित कानूनों को तभी खारिज कर सकता है इसी ग्राउंड पर कि वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, केवल और केवल। यानी कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, चुनाव नहीं होगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, क्योंकि वो संविधान में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है जी, हाँ। तो संविधान के तहत चलना होगा। और इसलिए बाबा जब ये संघर्ष होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है, तो यही आता है कि ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है। संविधान के तहत दोनों को शक्तियां दी गई हैं, दोनों के अपने अपने दायरे हैं, दोनों किसी एक दूसरे के दायरे को नहीं लांघ सकते। इसीलिए किसी भी कानून की समीक्षा पर संसद जो है वो रोक नहीं लगा सकती, और सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान का कस्टोडियन है, वो ये तय करेगा कोई चीज संवैधानिक है या नहीं है। इसके अलावा अपनी तरफ से वो कोई नियम और कानून नहीं बना सकता है। कानून बनाने की ताकत केवल और केवल पार्लियामेंट के ही पास है। वो जो सलाह जरूर दे सकता है, और सलाह कई बार दिया भी है। सलाह तो मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का भी दिया था अमलेंदु जी, और बताया था कि इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया कि नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हम उसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि को नहीं लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से। यहां इसीलिए उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। तो ये बड़ा मसला है, और अब लगातार जो बेंच है अमलेंदु जी डिस्कस कर रही है। अब शायद उन लोगों ने कुछ कंसल्टेशन अपना पूरा किया है, अब मेरे ख्याल से अब कुछ टिप्पणी चीफ जस्टिस की आने वाली है। हाँ बिल्कुल, चीफ जस्टिस की अब कोई टिप्पणी लगता है आने वाली है, लेकिन अभी तक जो तर्क रखे अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो उसी को लेकर 327 धारा 327 अनुच्छेद 327 धारा अनुच्छेद 327 है जी, उसको ही लेकर बातचीत चल रही है। और सीजीआई भी अब कुछ बहस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इनसे, अभिषेक मनु सिंघवी से। अभी जैसे ऑडिबल होता है तो हम बताते हैं कि क्या कपिल सिब्बल में बाबा कपिल सिब्बल निकल जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी, और क्या जो है सीजीआई कह रहे हैं, ये अभी मालूम पड़ता है तो हम बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे से। तो ये अभी है, अभी दोनों में मतलब एक तरह से कहा जाए हॉट टॉक सी जो है वो हो रही है। हाँ, क्योंकि जब ये एक विचार विमर्श कर रहे थे अमलेंदु जी, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही सवाल पूछा था अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या 327 की जो कानून बनाने की शक्ति है वो आर्टिकल 324 की सीमाओं को सीमित कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति तो वो सुप्रीम कोर्ट की है। कल कानून बना दे सुप्रीम कोर्ट और उसमें कह दे कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना है, उसमें वो उनके 4 काम छीन ले, तो इसको भी आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो फिर उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये उसमें संशोधन की, कानून में संशोधन की भी तरीके हैं। हर कानून जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से भी होता है, और कुछ संशोधन होते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से भी होते हैं। तो बहुत कानून में जो संविधान ने जो व्यवस्था दे रखी है वो इतनी आसान नहीं है कि कोई भी उसका उल्लंघन करे, सुपरसीड करे, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए अलग अलग संविधानों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे
जुडिशरी हो। हाँ बिल्कुल, जो भी हो। और इस पर सीजीआई जो है समीर जी, वो धारा 300 अनुच्छेद 327 को लेकर जो है उसी को लेकर बात कर रहे हैं। वो थोड़ा और क्लियर होना चाहते हैं और जो पूछ रहे हैं मतलब कि वो 327 को लेकर कि भाई 327 जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये 327 के तहत कानून जो है वो धारा 324 के मकसद को आगे बढ़ाएगा क्या? हाँ। ये सीजीआई पूछा। तो इस पर सिंघवी कह रहे हैं कि जो संसद है, दरअसल संसद जो है वो उसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो खासतौर से कि संसद का इरादा किसी खास व्यक्ति को यह अधिकार देने का नहीं था कि वह इसे बड़े पैमाने पर लागू करे जी। इसीलिए संसद ने शक्तियां अपने पास रखी कि किसी को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं हो, संसद के पास रहेगा। वरना कोई भी व्यक्ति जो अपना कानून बनाने लग जाएगा तो कानून का राज कहां होगा जी। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कह रहे हैं कि संसद का इरादा किसी खास व्यक्ति को यह अधिकार देने का नहीं था कि वह इसे बड़े पैमाने पर लागू करे। यानी जो भी करना होगा वो करना होगा सिर्फ संसद को। कानून जो भी बनाएगी वो संसद बनाएगी, कोई भी आयोग या कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून नहीं बना सकता। जी बिल्कुल, कोई संवैधानिक संस्था बना सकती है और यहां तक कि जुडिशरी भी नहीं बना सकती है। कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है और राज्यों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है राज्यों की विधानसभाओं को। यह स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा हुआ है। उसी बात का हवाला दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि किसी भी तरीके की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरओपीए के तहत चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। कुछ बदलाव होना भी है तो संसद में होगा। संसद में जब होगा अमलेंदु जी, तो ऐसे थोड़ी है कि सुप्रीम चुनाव आयोग का मन हुआ कि एक दिन वो बिहार में एसआईआर करा ले, अगले दिन मन हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में करा ले। वहां होगा तो बाकायदा उस पर बहस होगी। वो पहले कैबिनेट के समक्ष वो बिल लाया जाएगा, फिर उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की बहस होगी और उस पर अगर बहुमत मिल पाएगा तब वो जाकर कहीं कानून बन पाएगा। राज्यसभा में भी बहस होगी, दोनों सदनों में बहस के बाद तब जाकर वो कानून का रूप ले पाएगा। तो इसलिए इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई है कि बिल्कुल आसानी से किसी भी नियम और कानून को बदला ना जा सके। हां, अगर किसी के पास बहुमत है और अगर किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी है तो फिर वो कानून, तो फिर वो संविधान में कई तरह के बदलाव कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन उसके लिए फिर समीजी राज्यों की विधानसभाओं को भी जनता के इतने बड़े हिस्से का समर्थन उसको चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अवर सिस्टम। हमारे सिस्टम का, संविधान का स्रोत जो है हम लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। आसान नहीं है संविधान को इस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ कर देना। भले 400 पार हो जाओ चाहे 800 पार हो जाओ, बिल्कुल इतनी आसानी से आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसे कहा सिंघवी ने यही कि संसद का इरादा, मतलब 327 की व्याख्या करते हुए कहा कि संसद का इरादा किसी को भी यह अधिकार देने का नहीं था कि वह चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दे कि वह इसे बड़े पैमाने पर लागू करे। और इसी से इससे व्यक्तिगत सोच खत्म हो जाती है। दरअसल अमलेंदु जी, ये सारी चीजें जो हैं ये संविधान को लेकर बहुत सारी बातें होती है, कुछ आलोचना भी होती है और कहा भी जाता है कि बहुत इसमें निगेटिव पॉइंट्स हैं, होते भी हैं बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स। लेकिन संविधान जब बन रहा था तो जो संविधान सभा के सदस्यगण थे, एक तो सारे बहुत कानून के, समाजशास्त्र के, राजनीति विज्ञान के सारे जानकार लोग थे और लंबी चौड़ी बहसें एक एक आर्टिकल को लेकर हुई है, एक एक क्लॉजेस को लेकर लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं, तब जाकर वो पास हुए और सब बहुमत से पास हुए हैं। तब यहां जाकर उसने शेप लिया है और एक दिन पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही ये बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही ऐतिहासिक दिन पर ये इस समय ये महत्वपूर्ण बहस चल रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण समीर जी। और ये एसआईआर के बहाने फिर से एक बार जो है ये शक्तियों के पृथक्करण जो है उस पर भी एक तरीके से बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है, चुनाव आयोग का दायरा क्या है और संसद का दायरा क्या है। सीजीआई ने पूछा कि अगर पार्लियामेंट अगली बार कहे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएं तो क्या ऐसे किया जा सकता है? सिंघवी ने कहा बिल्कुल नहीं। यही बात जो सभी अभी मैं भी कह रहा था, सिंघवी ने भी कहा कि बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट ने अभी तक 4 फीचर्स पर फैसला किया है, आगे नहीं। किसी भी तरह से मासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। 2003 के लोगों को छुआ नहीं गया है। अब इतने सारे रिवीजन के बाद आप इतने सारे सब क्लासिफिकेशन करते हैं, कोई लॉजिकल नेक्सस नहीं बन पाता। आप ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां कोई वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा सीजीआई ने भी और बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया सिंघवी ने भी। और यही बात हम लोग कह रहे थे कि
एक दायरा है कि अगर संसद पास कर दे कि भाई मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, चुनाव नहीं होगा, तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसीलिए वो जो आप कह रहे थे कि आप 400 से बीच पा जाइए तब भी आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और ये पार्लियामेंट के पास भी असीमित शक्तियां नहीं है। यद्यपि पार्लियामेंट जो बनती है वो देश के लोगों के वोट से बनती है, लेकिन उसके पास भी असीमित शक्तियां नहीं है, संविधान के दायरे में ही रहकर उसको काम करना। बिल्कुल संविधान के दायरे में ही, ऐसा नहीं कि कल को प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया, ये संभव ही नहीं है। ये संविधान का मूल ढांचा हमारे है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा का में नेता होता है वो होता है सर्वोच्च प्रधानमंत्री, उसके ऊपर जो राष्ट्रपति होती है वो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी होती है, उनके परामर्श से चलती है। बिल्कुल समझिए, उनके परामर्श से चलती है और फिर मतलब कल को संसद चाहे कि ऐसा कर दे कि साहब अब चुनाव होंगे ही नहीं, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। या मानवाधिकार जो है आपके निरस्त हो गए। भाई अब कल जो है यही तो कष्ट निकल कर आया था, वो जो चित्र जारी किया कल प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के सामने सिर झुकाए हुए। मजबूरी है संविधान के सामने सिर झुकाना, क्योंकि आप नहीं कर सकते। 400 पार छोड़िए, आप 800 पार क्या 1600 पार हुआइए, 420 पार हुआइए, तब भी आप नहीं कर सकते। तो यही मजबूरी है संविधान के सामने सिर झुकाने की। समीर जी बिल्कुल, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है तो उसमें केवल ऐसा नहीं कि मनमानी शक्तियां किसी के पास नहीं है, हाँ शक्तियों का स्रोत जो है यानी कानून बनाने की ताकत है वो पार्लियामेंट को दी गई है। और उसको देने के पीछे भी यही कारण है क्योंकि पार्लियामेंट में जनता के चुने हुए लोग पहुंचे होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं और यहां कोई एक व्यक्ति वहां पर नहीं होता। प्रधानमंत्री अकेले कानून नहीं बनाते हैं, यह बात अलग है कि आजकल बहुत सारे कानून ऐसे ही बन जा रहे हैं जो उनकी मर्जी से बन रहे हैं। तो जब तक उनके पास बहुमत है वो बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी केवल सामान्य बहुमत वाले कानून वो बना सकते हैं, कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकते। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और अभी तो समीर जी बहुत से कानून बन गए हैं, उन पे भी तलवार लटकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट उनकी भी समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो तमाम कानून जो बनाए गए हैं वो मनी बिल के रूप में पारित कर दिए गए हैं, बिल्कुल, जो कि संविधान संशोधन थे। आपने देखा ही अभी जस्टिस चीफ जस्टिस गवई साहब ने ट्रिब्यूनल वाला कानून निरस्त कर दिया, उसको कर दिया, क्योंकि वो भी मनी बिल की तरीके से पास कर दिया गया था। हाँ। तो ये तो इसीलिए जो है यही तो, और यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो पूछा गया था उसका भी जवाब 5 जजों की खंडपीठ जो दे के गई है, संविधान पीठ है वो। तो अब ये 2 जजों की खंडपीठ भी संविधान पीठ के फैसले को थोड़ी निरस्त कर सकती है। और फिर लाल बाबू हुसैन मामला आता है। लाल बाबू हुसैन मामले में साफ तौर पर 3 जजों की खंडपीठ कह चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एक बार वोटर लिस्ट में आ गया तो यह माना जाएगा कि उसका नाम पूरी जांच के बाद आया है, और फिर जिसको नाम कटवाना है उसको यह साबित करना है कि जिस व्यक्ति का नाम है वो एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल ये है। हाँ, तो ये तय बताना पड़ेगा कि आप एलिजिबल नहीं है। जो 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बिहार में, वो भी एक तरीके से उस फैसले का अतिक्रमण सीधे सीधे करता दिखाई पड़ रहा है लाल बाबू मामले का, जिसमें कहा गया कि आपको बताना पड़ेगा कि आप एलिजिबल क्यों नहीं है, और फिर बताना ही नहीं पड़ेगा, उसको जवाब देने का भी मौका देना पड़ेगा। हाँ, जवाब देना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी आपको। हाँ। और उसकी बात सुनने के बाद ही जो है आप इसको कर सकते हैं। और फिर सिंघवी ने कहा कि पार्लियामेंट का इरादा साफ तौर पर इस वजह से खराब हो रहा है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसा नहीं किया गया। हाँ। तो इसलिए जो है इसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन जो यहाँ तर्क रखे जा रहे हैं, और देखिए आप समीर जी आप लोग देख सकते हैं भाव भंगिमा हमारे जजेस साहब की काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि जो तर्क रखे जा रहे हैं वो तर्क, इसका मतलब लगता ऐसा है कि भाव भंगिमा देख करके कि शायद कहा जाए एक तरीके से कि वो सेटिस्फाई करने वाले जो हैं अदालत को दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, यहाँ व्यक्तिगत सोच को महत्व देना नहीं था। बहुत यानी आप किसी एक तानाशाही प्रवृत्ति ना उत्पन्न होने पाए, इसीलिए शक्तियां दी हैं कानून बनाने की, वो पार्लियामेंट को दी गई हैं। पार्लियामेंट में कोई व्यक्तिगत सोच से नहीं चलती है। हाँ। वो तमाम लोगों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग पार्टियों के सांसद वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जब कोई कानून बनता है तो उस पर व्यापक विचार विमर्श होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ उठवाकर कृषि कानून पारित कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, होता बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद संविधान में इतनी व्यापकता है, इतना विस्तार है कि कोई भी संस्था, संवैधानिक संस्था मनमानी नहीं कर सकती है। उस पर उसकी मनमानी, हर एक संस्था की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक दूसरी संस्था मौजूद है। बिल्कुल। और अभिषेक मनु सिंघवी ने अब 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी हैं समीर जी, और उन्होंने कहा कि देखिए जो चुनाव आयोग है
वो यह कहकर कि इसको अनदेखा कर दीजिए, कानून का मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है जी। दूसरी बात कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो नागरिकता के असेसमेंट को बाहर नहीं कर रहा है। यानी जो है, जो नागरिकता का मामला जो है वो लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके तहत इसको शक्तियां नहीं है चुनाव आयोग को जी। ये साफ तौर पर ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो कह रहा है। ये उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी हैं। जी बिल्कुल, आरओपीए नागरिकता के मूल्यांकन को बाहर नहीं करता है और उसमें आरओपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो तय करता है कि चुनावी प्रक्रिया को, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसमें एक परिवर्तन एक तरह से कर दिया है चुनाव आयोग ने बिना किसी से पूछे। यानी जो काम होना चाहिए था पार्लियामेंट में बाकायदा वहां पर लोगों से विचार विमर्श के बाद, चुनाव आयोग ने तो राजनीतिक दलों तक से नहीं पूछा कि हम ये करने जा रहे हैं बिहार में। बिल्कुल एसआईआर जैसी प्रक्रिया, आप पूरी की पूरी मतदाता सूची पलटने की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल, किसी ये तो हद ही हो गई है। हाँ बिल्कुल, एकदम हद हो गई। किसी से आप कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं और ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आपने मतलब सारी शक्तियां आपने खुद ही ले ली, एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि सारी शक्तियां आपने खुद ही ले ली। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं इस समय प्रोसीडिंग जो चल रही है जी हाँ। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो बहुत मजबूती के साथ अपनी बात जो है वहाँ रख रहे हैं। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं और बाकायदा उनको अभी दोनों जजेस सुन रहे हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने आपस में भी विचार विमर्श किया, जो आर्टिकल 327 का मुद्दा उठाया और उसके तहत उन्होंने बताया कि संसद इसमें किस तरीके से कोई भी जो कानून बनाना है वो कानून पार्लियामेंट में ही बन सकता है। चुनाव से संबंधित कोई भी कानून वो बाहर नहीं बन सकता है, चुनाव आयोग नहीं बना सकता है। उसको लेकर उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया आपस में और फिर दलीलें जारी हैं अभिषेक मनु सिंघवी की लगातार, जिनको सुन रहे हैं। अभी कोई खास टिप्पणी जजेस की नहीं आई अमलेंदु जी। हाँ, अभी कोई खास की भी नहीं आई है। हाँ, अभी नहीं आई है। हाँ। उनकी भी अभी नहीं आई है, दोनों में से किसी की भी जी। और ये जो अपने अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और दोनों जज साहिबान जो हैं वो भी अब पन्ने पलट रहे हैं। हाँ, जी है ना। और वो मतलब ये जो तर्क रखे हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका अध्ययन कर रहे हैं कि ये तर्क जो है वो किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट को भी बाध्य कर रहे हैं कि भाई दायरा सुप्रीम कोर्ट का भी है। और आप ये कहकर साहब आयोग कह दे कि इसको अनदेखा कीजिए, आप अनदेखा नहीं कर सकते चूंकि ये संसद की शक्तियों का अपहरण है। और अगर इसमें फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में आता है तो ये सीधा सीधा समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि संसद की शक्तियों का अपहरण चुनाव आयोग कर सकता है। ये किसी ज्ञानेश कुमार या किसी आयोग का मसला नहीं है समीर जी। अब ये संवैधानिक संस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र के मसले में बदल गया ये। जी बिल्कुल, आज से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मसला है ये कि जो ताकत संविधान ने पार्लियामेंट को दे रखी है, क्या वो ताकत चुनाव आयोग अपने आप ले सकता है? अब ये तय हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग ने वो ताकत ले ली है और अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या पार्लियामेंट को जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति को चुनाव आयोग ने अगर ले लिया है तो वो सही किया है या गलत किया है संवैधानिक रूप से। बहुत ही पेचीदा मसला होता चला जा रहा है, लेकिन लगातार बहुत महत्वपूर्ण तर्क रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और उसको लेकर अब बाकायदा कुछ चल रही है, वाद विवाद चल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है और ये सिंघवी जो है वो नागरिकता को ही लेकर बात रखना है कि नागरिकता तय करना जो है वो चुनाव आयोग का काम नहीं है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत भी ये इसको नहीं कर सकता। ये अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो तर्क रख रहे हैं कि ये नागरिकता तय करने का इसका काम नहीं है। मतलब वो आरओपीए के तहत भी नहीं कर सकता आरोपियों के तहत और उसको चुनाव आयोग बड़े मनमाने तरीके से खुद ही कर रहा है। हाँ, सब कुछ खुद ही कर रहा है और हलफनामा देकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हमें शक्ति है। मतलब यहाँ किसको क्या शक्ति है ये निर्धारित करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि हमको ये काम करने की अच्छा और बड़ी चालाकी के साथ समझिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया है। उसमें अनुच्छेद 324 से 326 तक की तो बात कर रहा है चुनाव आयोग, 27 की बात नहीं कर रहा है, जिसमें मुख्य बात कही जिसमें मुख्य बात है। जो मुख्य बात है कि आखिर चुनाव से संबंधित कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगा, उसका जिक्र वो अपने हलफनामे में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस समय कुछ और गहमा गहमी दिख रही है कोर्ट रूम में अमलेंदु जी। और
आप तो चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं और मुझे लगता है कि 4 बज रहे हैं। अब बेंच के इसको कंक्लूड करने का भी टाइम हो रहा हाँ, होगा, शायद हो उठने सकता है कल की तारीख पर लग जाए, चूंकि कल शुक्रवार है, इस हफ्ते का आखिरी जी। कार्यकारी दिन है। हाँ। हो सकता है कल भी इस पर बात हो, वरना